हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आईक्यू ज्ञान में। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर आज का देख रहे हैं 22 जून का। तो 22 जून है आज। तो इसमें हम हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको जो पूरा न्यूज़पेपर आज का कवर हो जाएगा इस वीडियो से। और इसमें एडिटोरियल्स और बाकी न्यूज़ को हमने सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को, और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो पहला जो आपका न्यूज है SC6 गवर्नमेंट डिसीजन ऑन एक्स ग्रेसिया पेमेंट, कि कुछ दिनों से चल रहा है पिटिशन जो है। इसकी हिस्ट्री में थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि सेंटर के लिए कि सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ एक्सग्रेसिया पेमेंट मतलब कि कंपनसेशन के तौर पर जो है उन फैमिलीज को दिया जाए जो कि जिनकी मान लीजिए कोविड के कारण डेथ हो गई है, कुछ अफेक्टेड है विक्टिम्स। तो उनको जो है कुछ कंपनसेशन जो है एक तरह से अमाउंट जो है कैश ट्रांसफर उनको किया जाए। तो ये एक तरह से याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर के जो है सेंटर ने एक दो दिन पहले ही अपने एफिडेविट जो अपने रिप्लाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेंटर को कि आप अपना रिप्लाई दीजिए, इस पे आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा था कि भाई हम इतना पैसा नहीं दे सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 4 लाख की बात की हुई थी आई थिंक, 4 लाख या 4 लाख टू हर फैमिली को दिया जाए। तो ये हमारे पॉसिबल नहीं होगा, बट हम जो है सेंटर ने कहा था कि हम ऑलरेडी जो है अलग अलग डिफरेंट इस सेक्टर्स में अलग अलग चीज़ों पे जो है पेंडेमिक से रिलेटेड चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हम हेल्थ के लिए हम पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है। बहुत चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है जो कि और ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। तो ये जो पेमेंट है एक्स ग्रेसिया पेमेंट, ये हमारे बेसिकली एक तरह से कहा जाए ठीक नहीं है। तो इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा कि गवर्नमेंट को पूछा है कि वेदर इट हैज टेकन, कि आपने डिसीजन ले लिया है कि आप पे नहीं करेंगे एक्स ग्रेसिया टू फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस टू कोविड-19। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट पूछा है। तो वहां के जो सोलिसिटर जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा इट इज नॉट दैट वी डू नॉट हैव मनी। ऐसा नहीं हमारा पैसा नहीं, इट इज आवर फोकस दैट आवर फोकस इज ऑन एक्सपेंडिचर फॉर अदर थिंग। तो हमारा फोकस जो है, हमारा पैसा है लेकिन हम उस फोकस हमारा जो है बाकी चीजों पे खर्च करने का, जैसे पब्लिक हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए उसको और अच्छा करना, जो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में जो हेल्थ केयर है, PHC है, SHC है, उसको और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको और बढ़ाना, सोशल प्रोटेक्शन देना उन लोगों को, प्रोटेक्शन स्कीम जैसे कि लोन हो गया सस्ते रेटों में या फिर बाकी चीज स्कीम जो है, इकोनॉमिक रिकवरी फॉर दी अफेक्टेड कम्युनिटीज। तो ये हमारा प्रायोरिटी है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इस पे जो है वाज इन रेफरिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वुड नॉट अप्लाई टू पेंडेमिक। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इंडियन गवर्नमेंट क्लेरिफाइड, इसे हमने अभी देखा कि मनी है उनके पास लेकिन हम दूसरे चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस है, जैसे कि फूड देना, जो जिनके पास खाने को नहीं, राशन जो आपने देखा था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर में, कि गवर्नमेंट ने कहा प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है राशन कार्ड धारकों को कुछ एक्स्ट्रा अनाज मुफ्त में दे रही है, 5 kg का राइस और व्हीट नवंबर तक है। तो वो देना, मेडिकल केयर प्रोवाइड कराना, सस्ते मेडिसिन जो है, ऑक्सीजन देना, वैक्सीनेशन, पंपिंग अप द इकोनॉमी, तो ये सारा हमारा फोकस है। तो एक्स ग्रेसिया रेदर देन एक वन टाइम कंपनसेशन 4 लाख जो हर फैमिली को आप कह रहे हैं वो नहीं पॉसिबल है, वो हम नहीं दे रहे हैं। तो इस पे जो पिटिशन क्यों दायर किया गया था ये भी थोड़ा समझ लीजिए आप, कि सेक्शन 12 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये प्रोवाइड करता है एक्स ग्रेसिया टू कोविड-19 विक्टिम्स। मतलब कि डिजास्टर कुछ अगर डिक्लेयर होता है तो उस पर एक्स ग्रेसिया कॉम्पेंसेशन जो है विक्टिम्स को दिया जाना चाहिए, इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोविड-19 को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर चुकी है। तो 2015 का जो नोटिफिकेशन है, रिक्वायर्स गवर्नमेंट टू पे एन एक्स ग्रेसिया ऑफ 4 लाख ईच टू विक्टिम फैमिली अंडर सेक्शन 12। इसी को लेकर के पिटिशन दायर किया गया कि आप इसको फॉलो कीजिए इस रूल को, तो आप जो पेमेंट किया जाए, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आपका, क्योंकि ये कानून में ही है, आप ही ने बनाया है, तो इसको आपको करना चाहिए पेमेंट। तो ये पेज नंबर 1 पे है। उसी का एक्सटेंशन जो पेज नंबर 8 पे जो है ये आपका है कि इसमें उसी को कहा गया, रीजन द डिजास्टर पेंडेमिक वेरीड इन इम्पैक्ट, वन रिलीफ कैन नॉट फिट ऑल ट्रेजेडीज। ये बेसिकली यूनिफॉर्म गाइडलाइन के लिए कहा गया था डिजास्टर कंपनसेशन। तो इसमें कहा गया कि डिजास्टर अलग अलग होते हैं, हर डिजास्टर ऑब्वियस बात अलग होता है, साइक्लोन आया तो अलग चीज है और पेंडेमिक अलग, तो एक रिलीफ हम सभी के लिए फिट नहीं हो सकता है। और जो फिर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सेक्शन 12 जो सिर्फ रिकमेंडेटरी है अपना,
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम वन टाइम कैश रिलीफ टू लार्जर इश्यूज ऑफ वाइडर इम्पैक्ट। तो अभी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, अब हम सिर्फ कैश रिलीफ नहीं देखते हैं, बेसिकली वाइडर इम्पैक्ट देखा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी एजेंसीज के द्वारा। वाइडर इम्पैक्ट को देख करके हम उस हिसाब से मल्टी सेक्टर में हम इंटरवेन करते हैं, कैश रिलीफ से हम आगे निकल चुके हैं, ये इनका कहना था। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जो है गवर्नमेंट अपना रही है, जैसे कि हमने देखा फूड पे, वैक्सीन पे, हेल्थ केयर पे, सभी कुछ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, एक्सपेंडिचर खर्च कर रही है। ठीक है, ये तो एक पहला आर्टिकल हो गया। दूसरा आर्टिकल जो है आपका, रिकॉर्ड 82 लाख शॉट्स गिवन इन अ डे। तो कल जो है नई जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई थी, 21 जून से जो इम्प्लीमेंट होना था वैक्सीनेशन पॉलिसी, उसी में जो है कल ये वो स्टार्ट हुआ। इसमें देखा गया तकरीबन 82 लाख से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीनेशन के डोजेस दिए गए, पहला डोज हो या सेकंड डोज हो, दोनों मिलाकर के टोटल 82,70,212 जो डोजेस कल दिए गए 9 बजे तक, 9 PM तक। तो एक काफी रिकॉर्ड टेकिंग आप ये देखें, अगर हम देखें जनवरी जब से स्टार्ट हुआ था वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, तब से आप देखें ग्राफ यहाँ पे ऊपर गया था, फिर मई में जो ग्राफ नीचे हो गया था एक्सेप्ट 1-2 डेज, उसके बाद आप देखें ये जो है लार्जेस्ट जो है हमने वैक्सीन डोजेस अभी तक दिए हैं, हाईएस्ट इन सिंगल डे। आगे देखने की बात होगी कैसा होता है। ये वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या चेंज हुआ ये भी आप समझ लिया, आपको पता ही होगा शायद। इसमें क्या क्या सेंटर ने कहा कि जो अभी तक स्टेट जो 25% अभी क्या, इसके पहले क्या था, स्टेट 25%, प्राइवेट हॉस्पिटल 25% और सेंट्रल गवर्नमेंट 50% प्रोक्योर कर रही थी। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोली थी 50% वैक्सीन जो हम फ्री में देंगे एबव 45 ईयर्स को, और बाकी को जो है ना स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल से आप लगा सकते हैं, जो कॉस्ट बेसिस है जो भी स्टेट डिसाइड करे। इसको चेंज करके सेंट्रल गवर्नमेंट कहा कि 25% भी हम ले लेंगे, हम 75% वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे और सभी को इंक्लूडिंग 18+ को जो है फ्री में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल 25% कर सकता है, और उसको जो है आप चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर लगा सकते हैं। उसका कॉस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया था कि आप जो है 150 रुपए वैक्सीन का कॉस्ट प्लस 150 रुपीज से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज ए सर्विस चार्ज। तो ये है ना पूरा नया वैक्सीनेशन पॉलिसी जो आया अभी 21 जून से इम्प्लीमेंट हो गया है। तो इसी के अंदर में पहला दिन कल था जिसमें हमने देखा इतना अच्छा डोजेस लगा, तो अगर यही चलता रहा तो जल्द से जल्द हम जो है हमारे टारगेट को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका फ्रंट पेज पर ही न्यूज है, इंडियन ऑफिशियल्स मेट तालिबान कतारी ऑफिशियल। तो ये जो है आपका मतलब GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर मिल रखा है। तो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में जो चेंजेस हो रहे हैं अभी कुछ सालों से, मेन चेंज क्या है उसमें, यूएसए जो है अपना, यूएसए ने अनाउंस कर दिया कि हम ट्रूप्स विड्रॉल करेंगे। हमारा जो ट्रूप्स है जो यूएस आर्मी जो वहां पर है स्टेब्लिश आपका 2001 से आपका, उसको जो है धीरे धीरे अब हटाया जाएगा, और डेडलाइन रखा गया है सितंबर 11 या सितंबर 11 डेडलाइन रखा गया है। तब तक कि हम, यूएसए ने कहा कि हम सारा अपना जो हमारी फोर्सेज है वहां से हटा लेंगे। इसका रिपरकशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले। रिपरकशन जो है स्पेशली जो साउथ एशिया रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में देखने को मिलेगा, स्पेशली इंडिया इससे अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखने को भी है अफगानिस्तान में गवर्नमेंट अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। दूसरा, तालिबान का काफी कंट्रोल ऑलरेडी हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, वायलेंस ऑलरेडी तालिबान ने काफी कुछ, यूएस के जो प्लान स्टार्ट हुआ, यूएस ने जो स्टार्ट किया है प्लान को, और जो यूएस ने अनाउंसमेंट किया उसके बाद तालिबान का और जो एग्रेसिवनेस बढ़ा है, और डिस्ट्रिक्ट्स को और टेरिटरीज को अफगानिस्तान को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया है। वहां पर तालिबान कंट्रोल ज्यादा बढ़ रहा है। तो तालिबान कंट्रोल में बढ़ता है तो इंडिया को क्या दिक्कत है भाई? तो तालिबान कंट्रोल में बढ़ता है तो तालिबान एक तरह से कह सकते हैं आप ना, पाकिस्तान का अच्छा खासा सपोर्ट है इन तालिबान के साथ, अच्छा रैपट है। तो इससे जो है स्टेबिलिटी जो है ऑब्वियस सी बात अफगानिस्तान में खत्म होगी। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी अगर हम कहे, पीस जो है वो कम होगा, और जो है तालिबान का कंट्रोल अगर बढ़ता है तो इंडिया को, पाकिस्तान को कह सकते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूम मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग पावर मिलेगा अफगानिस्तान में डील करने के लिए, कि वो जो चाहे अफगानिस्तान में करा सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान और चाहे तो पाकिस्तान उस चीज को, तालिबान को मिसयूज भी कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट में। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स आगे जाके हो सकते हैं। तो इंडिया का जो अभी तक स्टैंड था, ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपका। जब भी आप आंसर बेसिकली जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत सारा पूछा जाता है, तो उसमें आपको एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री लिखनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। तो ये जो है इंडिया का जो अभी तक स्टैंड रहा है तालिबान को लेकर के, वो ये रहा अफगानिस्तान को लेकर के, कि भाई अफगानिस्तान में जो भी आप एक्ट करेंगे, जो भी आप पॉलिसी ले, वो अफगानिस्तान इनिशिएटिव होना चाहिए। अफगान इनिशिएटिव, अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान की सोच के साथ इनिशिएटिव होना चाहिए। तालिबान को इन्वॉल्व करने के पक्ष में इंडिया नहीं रहा है, जबकि यूएसए ने, रसिया ने, बाकी ने तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबान को के साथ जो है मिलकर चलने की बातें सपोर्ट की है।
तो चूंकि अब जो इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो इंडिया ने भी अपना कदम जो है चेंज किया, पॉलिसी को चेंज किया है। और जो कहा जा रहा है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये मैं पहली बात कह दूं, इंडियन हाई कमीशन ने, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया है, ऐसा कुछ भी कमेंट नहीं किया इस पे। तो ये जो कतारी ऑफिसर्स ने कहा है कि इंडिया ने जो भी दोहा विजिट हुआ था इंडियन डेलीगेट्स का, उस पर क्वाइट विजिट उन्होंने तालिबान के पॉलिटिकल लीडरशिप से वहां पर किया। तो ये बताता है कि एक तरह से इंडिया का जो है स्टैंड जो है तालिबान को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के पॉलिसी जो है वो धीरे धीरे बदल रही है। तो क्वाइट विजिट बाय इंडियन ऑफिशियल टू स्पीक टू द तालिबान, इसी का 8वां नंबर पेज पर जो एक्सटेंशन आर्टिकल है बाकी का, इसमें कहा गया कि ना एमईए ने, जैसे बेसिकली मैंने कहा कि ना एमईए डिक्लाइन टू कमेंट, कमेंट करने से मना कर दिया कि हमने मीट किया या नहीं किया, कुछ भी इन्होंने नहीं कहा अभी तक। और जो वहाँ का ऑफिसर है मिस्टर कथानी, इन्होंने कहा कि रीजन बिहाइंड द मीटिंग वाज द तालिबान विल हैव की रोल इन अफगानिस्तान फ्यूचर। तो ये हम देख रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के फ्यूचर में, और अफगानिस्तान को इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया है अफगानिस्तान के ग्रोथ के लिए, एजुकेशन के लिए। जो हमने देखा, डैम बनाया, वहाँ पर पार्लियामेंट्री हाउस बनाया, बहुत सारा क्रेडिट इंडिया ने दिया है। तो उस चीज़ को लेकर इंडिया को एक अपना फ्यूचर जो है देखने को बचाने के लिए, तो तालिबान से इंडिया डील करी, क्योंकि तालिबान का की रोल हो सकता है अफगानिस्तान के फ्यूचर में। तो इट इज इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान इंडिया टू हैव ए स्टेबल अफगानिस्तान, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान स्टेबल। अगर अफगानिस्तान में टेररिज्म बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो स्पिल ऑवर इफेक्ट जो है इंडिया पाकिस्तान दोनों को ही झेलना पड़ सकता है। तो ये है आपका फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। तब हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। और फ्रेंड्स, इसको मैं सब्सक्राइब करना मत भूले चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो पहला एडिटोरियल, स्टेट ऑफ इंडिया पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, इसमें जो है राइटर ने, सीमा चिश्ती जी जो है, इन्होंने, जो जर्नलिस्ट है न्यू दिल्ली की, इन्होंने इम्फेसाइज किया है कि पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी काउंट जो है, पुअर पीपल का काउंट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेन इंपॉर्टेंस यही आर्टिकल में जो इम्फेसाइज किया गया कि हमें जो है काउंटिंग जो है गवर्नमेंट को एक तरह से ऑफ पुअर होना चाहिए हमारे पास, कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, पुअर है इंडिया में, इसका काउंटिंग होना चाहिए। इंडिया में अभी तक बहुत दिनों सालों से ये नहीं दिया गया है। वर्ल्ड बैंक का जो पॉवर्टी लाइन आपको याद रखना है, तो इंडिया ने भी अपना पॉवर्टी लाइन बहुत बार बनाया था, बहुत बार चेंज हुआ है। वो अलग अलग कमिटीज बनी थी, तेंदुलकर कमेटी हो गई, अलग अलग कमेटी हो गई, रंगराजा कमेटी हो गई, तो अलग अलग कमेटी बनाई गई थी पॉवर्टी को लेकर के। तो वर्ल्ड बैंक का जो एक स्टैंडर्ड लाइन है पॉवर्टी को लेकर के, कि $2 पर डे, इससे अगर कोई कम मन कमा रहा है, इसके पास है, तो वो पॉवर्टी रेशियो के, पॉवर्टी पुअर कहलाएगा, पॉवर्टी लाइन के नीचे कहलाएगा। इसको आप अपना जो है अपनी इकोनॉमी के पीपीपी बेसिस पर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका अपना लाइन जो है पॉवर्टी लाइन आ जाएगा आपके देश का, अपने हिसाब से, करेंसी के हिसाब से। तो इसको हम स्टार्ट मान सकते हैं, इसके हिसाब से हम जो हमें काउंट करना चाहिए। तो सर्वे 2013 का बताया, क्योंकि बीच में कुछ ज्यादा का सर्वे हुआ नहीं, उसमें देखा गया था इंडिया स्टूड एट 99 अमंग 131 कंट्रीज एंड विद मीडियम इनकम जो था $616 पर एनम था, और जो लोवेस्ट था अमंग ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में। तो ये पुराना सर्वे है। तो पेंडिंग 3 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हमें जानने की जरूरत है। फर्स्ट बीइंग द फॉल इन द मंथली पर कैपिटा, क्यों हमें पॉवर्टी काउंट जरूरत है, पुअर बढ़ रहे हैं, ऐसा कहां से हम इन्फर कर सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो 2017-18 में था, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1972-73 के बाद पहली बार जो एक फॉल देखने को मिला है पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मंथली। देन फॉल ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी इंडिया का अगर हम रैंकिंग देखें, ये नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्स है, हर साल पब्लिश होता है, तो इसमें काफी इंडिया का रैंकिंग पुअर ही आया अभी कुछ सालों से। तो इंडिया का रैंकिंग गिरा है इसमें, तो सीरियस हंगर कैटेगरी में आ चुके हैं। हंगर मतलब कि भाई जो बच्चे हैं उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो कितने लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितने को नहीं मिल रहा, कितनी लिमिट तक मिल रहा है, ये बेसिकली काउंट किया जाता है इसमें। और इंडिया का अपना जो हेल्थ सेंसस डेटा है, और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5 नंबर, इसमें भी वर्डिंग मार्केट ऑफ इंक्रीज माल न्यूट्रिशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ इसमें देखा गया है। तो इस सारे कारण बताते हैं कि भाई पॉवर्टी काउंट हमें करना क्यों जरूरी है, और पॉवर्टी रेशियो कैसे बढ़ रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश बेटरिंग इंडियाज एवरेज इनकम तो ये भी थोड़ा दिन पहले ही न्यूज में आया था कि बांग्लादेश का जो एवरेज इनकम है वो इंडिया के एवरेज इनकम से ज्यादा हो रहा है। ये सारी चीजें जो पॉइंट करती है कि इंडिया में पुअर नंबर जो है वो बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको काउंट करने की और सही डेटा को लाने की जरूरत है। देयर विल बी पॉसिबिलिटी मूविंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन। तो जब तक हमारा डेटा नहीं होगा, तब तक हम बेसिकली सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे।
2019 का जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो था उसमें देखा गया था इंडिया लिफ्टेड 271 मिलियन सिटीजन आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 6 to 16। तो ये एक अच्छा था, लेकिन इसी साल मार्च में फ्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिसर्च किया विद वर्ल्ड बैंक के डेटा के साथ। उन्होंने देखा कि जो ग्लोबली, उन्होंने पाया कि ग्लोबली जो हर कंट्री में पुअर काउंट जो बढ़ा है ऑलमोस्ट। तो नंबर ऑफ पुअर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ ये इस बेसिस पर हम देखें हैज मोर देन डबल टू 134 मिलियन फ्रॉम 60 मिलियन इन जस्ट अ ईयर। एक साल में, जो पेंडेमिक के सालों में 60 मिलियन से हमारा पुअर काउंट जो बढ़ करके 134 मिलियन हो गया। ये प्यू रिसर्च सेंटर ने वर्ल्ड बैंक के डेटा को यूज करके एनालाइज करके बताया। 2020 में ग्लोबली जो पुअर, जैसे हमने कहा कि ग्लोबल लेवल पर भी पुअर काउंट बढ़ा है, पॉवर्टी बढ़ी है, तो उसमें इंडिया ने आधा से ज्यादा इंडिया का कंट्रीब्यूशन 57.3% और 59.3% ऑफ द ग्लोबल मिडिल क्लास दैट स्टिल इनटू पॉवर्टी। जो ग्लोबल मिडिल क्लास जो है वो पॉवर्टी में चला गया, इनकम खत्म हो गई। मान लीजिए जो आप मिडिल क्लास में थे पहले, अब आप पुअर कैटेगरी में आ गए क्योंकि आपकी इनकम कम हो गई। तो उसमें अगर देखा जाए तो जितने ग्लोबली हुए हैं उसमें तकरीबन 60% लोग इंडिया के थे। तो ये बताता है, ये डेटा जो बताता है कि इंडिया में पुअर पॉवर्टी काउंट कैसे बढ़ा है और इंडिया को सही काउंट करने की जरूरत है। अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन डिबेट की। हमने कहा अलग अलग कमिटीज बनी थी। सुरेश मिल्लू कमेटी ने 2011 में बताया था कुछ काउंट, जिसको कि कंटेस्ट हुआ, उसमें गलत बताया गया उसको। उसके बाद जो अच्छी तेलंगाना कमेटी बनाई गई 2014 में, उसने जो एस्टिमेट किया पुअर इंडिया में 30% है। और इन्होंने उस समय जो डेटा दिया कि 47 एंड 8 सिटीज में जो खर्च कर रहा है उससे नीचे, और 32 जो विलेजेस में वो पुअर कहलाएगा। इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। पॉवर्टी लाइन का एक अलग एस्टिमेट, इसको आप देख सकते हैं अलग अलग नोट्स में। अब बात करते हैं नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, इससे जब पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट मासिव एंड अर्जेंट कैश ट्रांसफर अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, तो ये जब डेटा होगा तो लोग भी सपोर्ट करेंगे, हाँ इतने लोग पुअर है तो इतना हम कैश ट्रांसफर करना जरूरी है। ठीक है, पहला ये हो गया काउंट। स्पेन जैसे कि अभी जो है कि हर देश में हमने देखा पॉवर्टी जो इंक्रीज हुई है, स्पेन ने अपना जॉब सिक्योरिटी दिया है। जो गिग वर्कर्स है, जो डिलीवरी बॉयज है, जो कि किसी एक गिग इकोनॉमी क्या होता है कि जो नई इवॉल्विंग इकोनॉमिक सेक्टर है, जैसे कि आपका डिलीवरी हो गया, फूड डिलीवरी चेन हो गया, स्टार्टअप से कुछ सेक्टर्स हो गए, वो लोग क्या होते हैं, कवर नहीं होते एक वर्कर कैटेगरी में। और इकोनॉमी जो इवॉल्व नई नया सेक्टर आया है तो देश जो है उसके लिए कानून बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको गिग इकोनॉमी एक तरह से कहा जाता है। तो उसमें जो क्या है, उन लोगों को क्योंकि वर्कर के कैटेगरी में नहीं आते, तो अभी से बात आपको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो होते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। तो स्पेन ने क्या किया, इन डिलीवरी बॉयज को स्टेटस ऑफ वर्कर दे दिया ताकि इनको एक कंपनसेशन और जो रिलीफ है वो दिया जा सके। इसी तरह से गवर्नमेंट को भी करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम डेटा चाहिए पहली बार। दूसरा क्या है, ऑल policies कैन बी ऑनेस्टली इवेल्युएटेड ऑन बेसिस ऑफ वेदर दे मेट द नीड ऑफ द मेजोरिटी। तो ये हम पॉलिसीज को इवेल्युएट कर सकते हैं अगर हम डेटा हमारे पास होगा कि कितना ये पॉलिसी सही उतरा है खरा या नहीं उतरा। जैसे हमने लोन्स राइट ऑफ किए तो क्या वो मेजोरिटी, मतलब कि जो पुअर है उनके लिए बेनिफिशियल था कि नहीं था, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए डेटा अकाउंट जरूरी है। तीसरा, क्रिएट ए क्लाइमेट दैट डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे जो एमएलए एमपी जो है, गवर्नमेंट जो है, उससे हम एक जो अकाउंटेबिलिटी हमें आएगी कि हाँ इतना पॉवर्टी काउंट था, इतना कम हुआ, इतना बढ़ा है। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी के तौर पर भी हमें डेटा को साझा करना चाहिए। चौथा, स्टोरेज से हम दिखाते हैं कि इतना बिलियनर्स बढ़ गए इकोनॉमी में, हमारे इकोनॉमी में इतने बिलियनर्स और ऐड हुए हैं। तो हमें ये दिखाने की जरूरत है कितने भाई बिलियनर्स तो हमें दिखाया है, कितने पुअर भी ऐड हुए ये भी हमें दिखाने की जरूरत है। तो ये मोटा मोटी इन्होंने बताया डेटा का क्या जरूरत है। दूसरा, तीसरा रीजन और चौथा रीजन। बाकी तो हमने रीजन यहाँ कुछ देखा ही है ऑलरेडी। तो मेन डेटा का ये कि एक इंपॉर्टेंट जो डेटा, कैसे कोविड डेथ टोल का भी हम देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी जो कोविड के कारण हुई उसका डेटा भी जरूरी है। कुछ स्टेट ने रिवाइज भी किया, जैसे बिहार ने रिवाइज किया, महाराष्ट्र ने अपना डेटा रिवाइज किया फिर से। तो इसका भी जरूरी क्यों है, क्योंकि हम जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा कि कितने लोग डेथ हुआ, कितना लोग उससे हैम्पर हुए, हम उसको रिलीफ मेजर या पॉलिसी जो है अकॉर्डिंगली हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो डेटा एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए आपका डेटा काउंट जरूरी है। ठीक है, किसी में भी आप कहें तो डेटा, कोविड का तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं बहुत दिनों से कि भाई है ना हर स्टेट में डेथ काउंट एक्स्ट्रा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी पॉवर्टी के लिए आपको डेटा जरूरी है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मान लीजिए, आपका अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप पॉलिसी लेके आते हैं कुछ भी, तो उसके लिए डेटा की जरूरत है कि भाई एम्प्लॉयमेंट कितने, उस हिसाब से आप उतना आप पैसा रख सकेंगे बजट में। अगर आपको डेटा मालूम है तो आप पैसा उतना रखेंगे, उस हिसाब से पॉलिसी बनेगी। तो ये डेटा जो है हर किसी पॉलिसी के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, विद रेसी इन द सैडल द रोड अहेड फॉर ईरान। तो ईरान को लेकर के, ईरान में भी प्रेसिडेंसी इलेक्शन हुआ, वहां पे जो
हेड थे ईरानी जुडिशरी के, इब्राहिम रईसी, ये इलेक्शन उन्होंने जीता है। कहा जा रहा है कि ये बेसिकली वहाँ पे जो केयरफुली इंजीनियर्ड इलेक्शन है, जो कि वहाँ का अलग सिस्टम है, हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो वहाँ पे सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली कमानी, और वो बेसिकली डिसाइड करते हैं कुछ वहाँ पे क्या कौन लोग कंटेस्ट कर सकते हैं, और ये एक हार्ड लाइनर माने जा रहे हैं। और जो ये वहाँ के सुप्रीम लीडर जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, उनका एक रिप्लेसमेंट आगे के समय में हो सकता है, ये जब रिटायर करें तो इनके बाद ये रईसी आ सकते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है इंडिया ईरान के पॉलिसी में देखने को मिल सकता है। और क्योंकि अभी तक जो ईरान में जो सरकार थी वो रिफॉर्मिस्ट एक तरह से गवर्नमेंट थी, अब जो है ये रईसी जो है हार्डलाइनर माने जा रहे हैं, तो फॉलो जो करना है एक तरह से उस चीज पे जो सुप्रीम लीडर है उन्हीं का पॉलिसी पे फॉलो करेंगे। तो आगे देखने की बात है, क्योंकि ईरान इंडिया के लिए भी जरूरी, इंडिया का भी काफी इंगेजमेंट है ईरान के साथ, और ऑलरेडी जो बाकी देशों के साथ उसका क्लोजनेस बढ़ चुका है, रसिया अगर हम कहें, चाइना का है, पाकिस्तान का है। इंडिया का अगर हम कहें तो जैसे ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट था, ईरान रेल का जो डेवलपमेंट था, तो वो सब जो है देखने की बात होगी आगे। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, ईरान का जो न्यूक्लियर डील जो है, तरह से जो न्यूक्लियर सैंक्शंस जो यूएस ने लगा रखा है, उससे वो कैसे डील कर पाता है, कैसे उसकी पॉलिसी को वो ओपन कर पाता है, इकोनॉमी को, सॉरी। तो ये देखने की बात होगी इनके कंट्रोल में। तो एक अलग रिजीम एक तरह से स्टार्ट हो रहा है, जिसका रिपरकशन जो है इंडिया पे भी होगा। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है टाइम टू गिव, ये उसी को लेकर के, तो पहले पेज पे हमने आर्टिकल देखा एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट सेंटर ने कहा कि हम 4 लाख रुपए हर फैमिली को देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और हम अलग कर तरीके से इस पे गवर्नमेंट जो है काम कर रही है अलग वे में। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज ऑब्वियस बात है कि आर्गुमेंट सही नहीं है। व्हेन सेंटर इज परसुइंग, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल एक तरह से है। गवर्नमेंट सेंस इज वांट टू डिप्लॉय, गवर्नमेंट ने कहा कि हम हेल्थ केयर पे, सोशल प्रोटेक्शन पे और इकोनॉमिक रिकवरी पे हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उस चीजों पे, रेदर देन एक टाइम कंपनसेशन जो हम 4 लाख रुपए दे। इनफैक्ट सेकेंड वे पीक वाज मेड कंसिडरेबली वर्स बाय पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो इसको लेकर के भी गवर्नमेंट करे कि भाई हम जो इसको हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को जो हम और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो सर्वेज ने भी कहा था कि इंडिया को जो है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए अपना, 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी एटलीस्ट जो है हेल्थ पे गवर्नमेंट को करने की जरूरत है। इसको गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन देने के बजाय हम इन चीजों पर हम काम कर रहे हैं। और प्री वैक्सीन जो भी कल से हमने देखा जो स्टार्ट हुआ है। IMF analysis of policy responses that early in the pandemic, food, fuel and cash transfer to lower income household came to 1.2% of GDP. तो इन रिव्यू ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स हमें देखने की जरूरत है नेशनल पेट्रोल के बाद, जो स्कीम हम कर रहे हैं उसको कैसे फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। इसके अलावा सेंटर को अगर फंड कम है तो टैक्स बास्केट को रिव्यू करने की जरूरत है, बेसिकली कि हम वेल्दिएस्ट को ज्यादा टैक्स करें, ताकि वहां से जो रेवेन्यू है हम उसको बाकी पुअर को हम हेल्प करने के लिए यूज कर सके। तो गवर्नमेंट को मतलब ट्वीक करने की जरूरत है पॉलिसीज को, ताकि हम सही तरीके से जो यहाँ पे जरूरत है जिन लोगों को, वनरेबल लोगों को, स्पेशली पुअर एंड वनरेबल कम्युनिटी जो है उसको हम हेल्प किया जा सके। नेक्स्ट जो आपका परपेचुअल वार, ये आपका भाई यूएसए का जो यूएसए एग्जिट कर रहा है आपका फोर्सेज जो वहां से अफगानिस्तान से हटा रही है, उसको लेकर के ही है। तो सितंबर से हमने कहा सितंबर 11 2021 का डेडलाइन रखा है गवर्नमेंट ने, वहाँ की जो बिदेन प्रेसिडेंट ने, और इससे पहले ही आई थिंक ये हो जाएगा विड्रॉवल जो है। तो यूएस और तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस जो अफगानिस्तान ने साइन किया था। तो इसके बाद जैसे हमने कहा अभी तालिबान का वायलेंस ऑलरेडी बढ़ चुका है अफगानिस्तान में, अगर देखा जाए विड्रॉवल तो अभी स्टार्ट ही हुआ यूएस फोर्सेस का, उसके पहले ही जो है तालिबान का वर्चस्व जो तरह से कहते लड़ाई जो वायलेंस जो है वो बढ़ा दिया उन्होंने, बहुत सारे टेरिटरीज को जो ऑलरेडी जो है कब्जे में ले लिया गवर्नमेंट कंट्रोल से, अब वो तालिबान के कंट्रोल में आ गई है। और जैसा मैंने कहा पहले पेज के आर्टिकल में कि तालिबान का कंट्रोल, तालिबान का जो कह सकते हैं स्टेक जो है अफगानिस्तान में बढ़ रहा है धीरे धीरे, और अफगानिस्तान में अगर आपको किसी से डील करना है स्टेबिलिटी के लिए, तालिबान का एक मेजर रोल होने वाला है आगे के फ्यूचर में। इसको लेकर के जैसे हमने देखा इंडिया ने भी अभी जो बातचीत जो अभी इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट ने इसको सही नहीं बोला अभी तक, तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट जो इस तालिबान से बात करने के लिए तैयार है, बात कर रही है, ताकि वो अफगानिस्तान में स्टेबल और पीस ला सके। न्यू दिल्ली लॉन्ग साइटेड सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट, जो ऑलरेडी हमने कहा अफगानिस्तान में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, एजुकेशन में हो, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट में हो। अफगानिस्तान में ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट का काफी एक्सपेंडिचर है, इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको बचा के रखने के लिए और आगे पीस रहे वहां पर, क्योंकि पीस अगर नहीं रहता है, तालिबान अगर डेवलप होता ज्यादा, तो इंडिया के लिए उसका
नेगेटिव इम्पैक्ट पा सकता है। इसी को लेकर के ये नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल, इंडियाज वैक्सीन पॉलिसी नीड्स क्लैरिटी। तो ये वैक्सीन पॉलिसी जो इंडिया ने अभी जो नई अनाउंस की उसको लेकर के फिर उन्होंने कुछ क्लैरिटी की बात की है कि उन्हें कुछ क्लैरिटी की जरूरत है, कुछ चीज़ों पर अभी भी संचय है, उसको क्लियर करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। तो ये जो राइटर है के सुजाता राव, ये फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो जो अभी पॉलिसी नई जो 21 जून से कल से आई है, जो 7 जून को अनाउंस किया गया था, इसमें क्या कहा गया, तो यूनिवर्सल एक्सेस टू फ्री वैक्सीनेशन ऑल गवर्नमेंट फैसिलिटीज में होगा। डुअल मार्केट हो गया, पहले ट्रिपल मार्केट था, स्टेट भी था, अब स्टेट को हटा करके डुअल मार्केट हो गया। इसमें सेंटर 75% खरीदेगी और बाकी जो कमर्शियल सेल के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीदेंगे। आउटकम क्या है, हमारा फोकस क्या है कि हम भाई 94 करोड़ एडल्ट जितने भी उनको हम फुल्ली वैक्सीनेटेड कर सके इस साल के अंत तक में। ये गवर्नमेंट का टारगेट है मोटा मोटी। जैसे मैंने कहा कि प्राइस कैप भी किया गया है, सेंटर को जो है 150 में मिलेगा ये वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और जो मार्केट में 150 प्लस करके आपका जो मार्केट प्राइस है प्लस 150 आप हॉस्पिटल जो है चार्ज कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कैप कर दिया है। जैसे कि कोविशील्ड का दाम जो है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाने जाएंगे तो 780 होगा, स्पुतनिक वी का 1145 और 1140 कोवैक्सीन का होगा। ये फिक्स प्राइस है, इससे बेसी आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, कम ले सकते हैं आप। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी हॉस्पिटल वाइज, स्टेट वाइज कोटा। ये कोटा भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस नई पॉलिसी में जो अभी तक क्लियर नहीं था तो ये पॉलिसी में देगी, और बेस्ड ऑन कोटा एलोकेटेड हॉस्पिटल जो है वो प्रोक्योर करेंगे वैक्सीन डायरेक्टली, और ऑप्शन ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पोर्टल के थ्रू वो प्रोक्योर कर सकते हैं। ये नई पॉलिसी में है। इसको इन्होंने कंपेयर किया है प्रीवियस पॉलिसी जो अभी तक चल रही थी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बच्चों को लगाया जाता है, पोलियो का हो गया बाकी चीज़ों का, वो इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन पॉलिसी काफ़ी सालों से चल रही है, उससे हेल्थ सेक्रेटरी इन्होंने कंपेयर किया है अभी की पॉलिसी को, और कुछ त्रुटियां पाई है। क्या भाई, अभी तक क्या था इस पॉलिसी में, क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्वांटिटी इंडिकेट करती है, डिलीवरी शेड्यूल्स और रेट्स एज पर ग्लोबल टेंडर निकाला जाता है, उसमें सब कुछ बताती है, और सप्लाईज क्वांटिटी, जो क्वांटिटी उनको मिलता है, तो रेडी टू यूज वैक्सीन जो है स्टेट्स को सप्लाई किया जाता है, और वो स्टेट जो है फ्री में इन वैक्सीन को जो टारगेट ग्रुप है उनको लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चर जो जिससे वैक्सीन गवर्नमेंट खरीद रही है उसको, ये तो आपको देना है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद जो आपके पास एक्सेस क्वांटिटी का है, आप मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ वैक्सीन डोजेज खरीदा इस टेंडर से, अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो 110 करोड़ मान लीजिए मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, तो ये 10 करोड़ आपकी मर्जी है, आप जिसको बेचना है बेचिए। इफ एन अकॉर्डिंग मार्केट फोर्सेज एंड विदाउट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, प्राइस में नहीं क्वांटिटी में। आपको जिस हॉस्पिटल में बेचना है वो बेचिए, जिसको खरीदना है वो खरीदे। तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि इससे निगोशिएटेड इनक्रेडिबली, अभी से बता बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो लो प्राइसेस ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ इट्स ऑर्डर्स, और वाइड रीच प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है हार्डली 5 से 15% रहता है इन वैक्सीन में, क्योंकि अगर किसी को जाना भी है, मान लीजिए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर लगाते हैं मतलब, तो बहुत ही कम पार्टिसिपेशन रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल का। जबकि यहाँ हम देखें तो 25% ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर दिया है इस तरह से। तो ये दोनों का इन्होंने कंपेरिजन किया। अब इन्होंने बताया कि क्या इसमें पॉलिसी में अनक्लियर है। अभी तक जो है यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका, ऑलरेडी सिक्योर सप्लाई 3 करोड़ का हम ऑलरेडी सप्लाई गवर्नमेंट सिक्योर कर लिया, कितना डोजेस तो हमें मिल जाएगा इस साल के अंत तक। लेकिन 107 करोड़ का और हमें चाहिए, 190 करोड़ हमें लोगों को लगाना है वैक्सीन चाहिए हमें, अगर 2 डोजेस की बात किया जाए। तो अभी तक गवर्नमेंट के पास जो सप्लाई आए, गवर्नमेंट ने सिक्योर कर लिया, मतलब कि हाँ इतना तो हमें मिल जाएगा, एडवांस परचेज कर लिया जो भी कुछ। तो 107 करोड़ हमें और चाहिए। तो ये बेसिकली पहला कंफ्यूजन है कि भाई 107 करोड़ आपने क्यों छोड़ रखा है। ठीक है, दूसरा 75% प्रोक्योरमेंट क्या आपने लगाया, 75% हम प्रोक्योर करेंगे, ये मतलब क्या है, क्या प्रोक्योरमेंट, स्टॉक का आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर एलिजिबल पॉपुलेशन, क्लियर नहीं। 75% मतलब किस चीज का 75%? अगर आप स्टॉक की बात कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप स्टॉक की बात कर रहे हैं तो स्टॉक तो है ना प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन कंपनी पे डिपेंडेंट है। कंपनी जो डिपेंडेंट है उस चीज पे कि सप्लाई हमें रॉ मटेरियल, जैसे हमने देखा था कोविशील्ड का रॉ मटेरियल कम हो गया था तो प्रोडक्शन कम हो गया, तो ये तो कंपनी पर डिपेंडेंट है। तो 75% तो फ्लक्चुएट करता रहेगा आपका, ये तो पक्का नहीं है। अगर आप पॉपुलेशन टू बी कवर्ड का बात करें कि 75% पॉपुलेशन को हम वैक्सीन लगाएंगे, उसके लिए हम मतलब कि प्रोक्योर करेंगे वैक्सीन, सरकार करेगी, तो इसका मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि 24 करोड़ लोगों के पास एबिलिटी है कि वो पे कर सके इतना हायर प्राइस जो वैक्सीन का आपने कैप किया है। ठीक है, ये बात है। तो 2 चीज़ हो सकती है 75% का मतलब। लेकिन अगर हम फ्यू रिसर्च सेंटर जो अभी हमने देखा पिछले एडिटोरियल में, उन्होंने डेटा जो देखा है कि नंबर ऑफ पुअर जो है वो बढ़ गए हैं, 6 करोड़ से 14 करोड़ हो चुके हैं इंडिया में।
ये रिसर्च की बात है। तो बाकी लोगों को आप कैसे लगाएंगे, बाकी लोगों को कितने लोग हो सकते हैं, कौन पैसा दे सकता है, ये डिपेंडेंट है। ये कन्फ्यूजन हो गया पहली बात 75% का। दूसरा कन्फ्यूजन जो है, ये 24 करोड़ लोग आएंगे कहाँ से, ये रूरल एरिया अर्बन एरिया कहाँ पे आपको मालूम है कि 24 करोड़ लोग मिल जाएंगे आपको। तो ये चीज एक है, ये आपका डिफाइन नहीं कि भाई इससे इनक्विटी आ सकती है। मान लीजिए आपने मान लीजिए कुछ रूरल एरिया में नहीं दिया वैक्सीन, कुछ पुअर को नहीं मिला वैक्सीन, तो ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है कि 24 करोड़ आपने बोल दिया कि वो अपने से लगा लेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल से लगा सकते हैं। वो 24 करोड़ कहाँ से आप डिफाइन करेंगे? हो सकता है कुछ रिच लोग भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगाए, तो ये इसको टारगेट कर पाना मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। डिमांड में भी मोर फॉर फ्री वैक्सीन के लिए डिमांड ज्यादा हो सकता है, और लेकिन आपने तो डिसाइड कर लिया कि 75% हम करेंगे। तो कंसर्न्स क्या क्या है? एक तो मैनिपुलेट आप कर रहे हैं मार्केट को, किस्मल ऑर्डर जो गवर्नमेंट दे रही है कि थोड़ा दिन पर थोड़ा दे रही है, इससे जो है एक रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉर अ कंपनी। डिसाइड डिलीवरिंग एंड प्रोसेसिंग स्मॉल ऑर्डर्स, अगर किसी छोटा छोटा आप ऑर्डर दे रहे हैं तो गवर्नमेंट कंपनी के पास क्या है कि भाई उसको इन्वेस्ट बार बार करना पड़ा, डिलीवरी बहुत डोजेज पे करनी पड़ी, डिलीवरी चार्जेस बढ़ रहे हैं। अगर आप एक बार में ऑर्डर दे देंगे, बड़ा सा ऑर्डर दे देंगे ग्लोबल टेंडर करके, तो वो जैसे कि बाकी कंट्रीज ने किया है, उससे आपका कॉस्ट सस्ता हो सकता है। दूसरा, स्मॉल और मीडियम हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो जिनका की टायर 2 टाउन्स में या रूरल एरिया में जो हैं, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि भाई वो इतना बड़ा वैक्सीन जो है डोजेज जो खरीद सके और लोगों को लगा सके, उनके पास उतना पॉकेट नहीं है। तो अभी से बात है कि छोटे हॉस्पिटल जो टायर 2 टाउन में स्पेशली जो है, आप वैक्सीन कवरेज गवर्नमेंट को ही देना होगा, लेकिन गवर्नमेंट कैसे दे पाती है? अगर गवर्नमेंट का फेल कर गई तो प्राइवेट हॉस्पिटल ऑलरेडी वहाँ पे कैपेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप वैक्सीनेशन कैसे करेंगे लोगों को? तो उसके अलावा वैक्सीन हेजिटेंसी ऑलरेडी हम देख रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है वायरस का, वैक्सीन डोजेस शिफ्ट हो, तो एडिशनल इक्वालिटी एश्योरेंस फॉर ऑल एट टू रिस्क, तो रिस्क है और भी बात है तीसरा वेव का। तीसरा कंसर्न क्या है? डिफरेंशियल प्राइसिंग इन डुअल मार्केट्स। डिफरेंशियल प्राइसिंग आपने ऑडिट किया, कोई सेंटर को अलग दाम में मिल रहा है या प्राइवेट हॉस्पिटल को अलग दाम में मिल रहा है। डुअल मार्केट कैसे हो गया? सेंटर एक अलग खरीद रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल अलग खरीद रहा है, तो ये रॉन्ग इंसेंटिव रिजल्ट इन अनहेल्दी कंपटीशन। इलीगल चार्जिंग हो सकता है वैक्सीन का, गवर्नमेंट फैसिलिटी में लोग चार्ज कर सकते हैं, हो सकता है अगर कंट्रोल नहीं किया गया ठीक से, और डाइवर्जन लीकेज ऑफ फ्री वैक्सीन टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर एक मार्केट रहता आपका, तो ऑब्वियस बात, एक प्राइस अगर रहता, एक मार्केट रहता, तो ये चीजें लीकेज नहीं होती, तो प्राइस हर जगह एक है, फ्री में है सब जगह, एक कंटेंडर है, एक गवर्नमेंट ही प्रोक्योर कर रहा है, तो ये सब चीजें नहीं होती। ये सब कंसर्न है मतलब कि इस पॉलिसी को लेकर के। तो इस पॉलिसी, वैक्सीनेशन पॉलिसी का ऑलरेडी हमने देखा बहुत सारा क्या क्या उसमें खामियां थी, फिर सुधारा गया, तो ये कुछ खामियां अभी भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं अगर आपको आंसर लिखने आता है तो सिंप्लीफाई करने की पॉलिसी जरूरत है, गवर्नमेंट को सोल प्रोक्योरर बनने की जरूरत है, सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोक्योर करे कोविड वैक्सीन को। ठीक है, तो पूरा वैक्सीनेशन पॉलिसी पर है। नेक्स्ट आपका जो है टुवर्ड्स मोर फेडरल स्ट्रक्चर, इन्होंने एक फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का जो है उसको लेकर कमेंट किया है कि एक मोर फेडरल स्ट्रक्चर की जरूरत है। अभी जो है वो सही फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, और ज़्यादातर इन्होंने पॉइंट आउट किया टैक्स को लेकर के, रिवेन्यू को लेकर के बताया है। तो ये हिस्ट्री बताई गई कि ये देश जो है चाहते थे, ये राज्य जो चाहते थे अलग देश बनाना अपना, नहीं हुआ। इंडिया ने एक यूनियन कंसेप्ट अपनाया है कंपेयर टू यूएसए और बाकी कंट्री जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, तो इंडिया को कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरल शब्द कहीं भी हमारे संविधान में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यूनियन ऑफ स्टेट क्या है? मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट का तरह से कहा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ज्यादा सुप्रीम है, एक तरह से ज्यादा पावर है उनके पास कंपेयर टू विस स्टेट्स। तो इन्होंने कुछ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहा, ज्यादा इस पे फोकस रखा है इनका। डायरेक्ट टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 41% जो 42% स्टेट्स को देती है। बाकी देशों में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पर है वहाँ पर दोनों टैक्स करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही टैक्स करती है इंडिविजुअल से डायरेक्ट टैक्सेस। और फेडरल गवर्नमेंट जो अपना 15% रिवेन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फंड, स्टेट गवर्नमेंट जो फंड यहाँ पे मिलता है, वो बेस्ड ऑन फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है, उसके बेसिस पर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड एलोकेट करती है। इसमें 41% टारगेट बहुत बार मीट नहीं होता, जो हम देख रहे हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा सेस भी लगाती है, एजुकेशन सेट देते हैं हम, हेल्थ सेस, सेस का पूरा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, इसके ऊपर में इस डिवीजन नहीं होता, मतलब पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें हैं रिवेन्यू का। स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अपना रिवेन्यू अलग से लेती है, टैक्स लेती है
रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे कि लिकर पे टैक्स जो है तो पूरा स्टेट के पास जाता है, प्रॉपर्टी पे, रोड पे, वैक्सील्स पे, ये पूरा पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। इसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होता है। और इसके अलावा जो इसको हम देख रहे हैं फाइनेंस कमीशन के, तो स्टेट जो है, क्योंकि आप देखें मैक्सिमम स्टेट के पास उतना रेवेन्यू नहीं होता, पैसा नहीं आता जितना उनको चाहिए होता है, क्योंकि कुछ स्टेट छोटे हैं, कुछ स्टेट के पास उतना इंडस्ट्री नहीं है। इन कारणों से स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे तकरीबन 26% रेवेन्यू जो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा जाता है। वो स्टेट की बात करें तो 50% उनका रेवेन्यू जो तकरीबन वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, कि उनके पास से पैसा आएगा तब वो सरकार चला पाएंगे। ऑब्वियस सी बात, अगर आप रेवेन्यू के लिए डिपेंडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मिसयूज कर सकती है, आपके ऊपर कंट्रोल अथॉरिटी ज्यादा ला सकती है कि भाई आप ये चेंजेस करें, ये करें, तब हम आपको पैसा देंगे। तो ज्यादा इकोनॉमिक पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अलाउज रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टू यूज दिस फंड एट द एडवांटेज। अब इस फंड को आप यूज करके एडवांटेज अपना, मतलब कि कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट से करा सकते हैं। दूसरा इशू क्या, ये तो आपका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का इशू हो गया, कुछ के पास है कुछ के पास नहीं। दूसरा इशू रीजनल डिस्पैरिटी का। कुछ स्टेट्स ही है इंडिया में, अगर बात करा जाए महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका जो है, ये 3 स्टेट मेजर जो है शेयर टैक्सेस का गवर्नमेंट को करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ज्यादातर टैक्सेस जो इन स्टेट से आता है। अगर इसमें हम तमिलनाडु और गुजरात को भी जोड़ दे तो तकरीबन 72% ऑफ टैक्स रेवेन्यू जो है इन 5 स्टेट से ही आता है। आप समझ सकते हैं 28 स्टेट्स है, 5 स्टेट से ही आपको सारा 72% रेवेन्यू आ रहा है। उत्तर प्रदेश जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां सिर्फ 3% जो है उनको वो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, जबकि उनको मिलता कितना सेंट्रल गवर्नमेंट से 70%। ये डिस्पैरिटी बता रहा है, जो स्टेट ज्यादा दे रहे हैं उनको कम मिल रहा है, जो स्टेट कम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है भाई। तो ओके, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग उसमें पैरामीटर्स है, जैसे कि पॉपुलेशन उसमें आता है, पॉवर्टी लेवल्स आता है, आपके स्टेट में कितना है, इन बेसिस पर जो है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है। तो इसी कारण से मान लीजिए इसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, तो इनको ज्यादा पैसा मिलता है। बिहार उसी तरह यहाँ पे जैसे दिया गया है, साउदर्न स्टेट्स जो तकरीबन अबाउट 15%, और 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन माना जाए, हर स्टेट अगर 100 कंट्रीब्यूट कर रहा है 100 रुपए, तो साउदर्न स्टेट को इससे 51 रुपए ही मिल रहा है, मतलब जितना हम दे रहे हैं उससे तो कम ही मिल रहा है हमें। और जो स्टेट है बिहार जो है, वहां पर उसने अगर 100 रुपए दिया तो उसको 200 रुपए रेवेन्यू सरकार दे रही है। तो ये डिस्पैरिटी जो है, ये एक तरह से क्रॉस सब्सिडी जो कह सकते हैं हम, ये आपने साउथ से लेकर के आप नॉर्थ को सब्सिडाइज कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये रीजनल डिस्पैरिटी ला सकता है स्टेट्स के बीच में, रीजन के बीच में, एक तरह से तो और उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जॉब सीकर्स एंड दोज लुकिंग फॉर हायर क्वालिटी एजुकेशन भी आप देखेंगे तो साउथ में जाते हैं, नॉर्थ स्टेट से। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी है, आप वहाँ पे रिवेन्यू आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं, वहाँ का कम रिवेन्यू दे रहे हैं बेसिकली, और वहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंट है आप एक तरह से। इसके अलावा ये नॉर्थ साउथ यहाँ पे डिस्पैरिटी आप देख लिए नॉर्थ साउथ का। दूसरा क्या, पॉलिटिकल पावर पे। पॉलिटिकल पावर कैसे, क्योंकि पॉलिटिकल पावर ज्यादा कंसंट्रेटेड नॉर्थ में, क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोकसभा सीटें यहाँ से आती है। क्यों आती है भाई, पहले के समय में क्या था, 1972 तक अगर हम देखा जाए तो पॉपुलेशन बेस्ड जो है हर 10 सालों में सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होता था। तो डिलिमिटेशन का मेन एम क्या है, डिलिमिटेशन अभी भी जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, डिलिमिटेशन में क्या है, इसमें जो है कमीशन एक बनाया जाता है, बेसिकली इलेक्शन कमीशन भी इसमें पार्ट होता है। तो वो क्या करता है कि जो कंस्टिट्यूएंसी होती है उसका साइज को, बाउंड्री को फिर से रीड्रॉ किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखा जाता है कि ये हर कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन सेम हो तकरीबन जहां तक हो सके, ये किया जाता है डिलिमिटेशन के द्वारा। ऐसा क्यों किया जाता है, कि हर पर्सन वन वोट होना चाहिए। ये कब होगा, मान लीजिए इस कंस्टिट्यूएंसी में मान लीजिए 10 लाख वोटर है, इस कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख ही वोटर है, डिपेंडेंट यहाँ से भी एक चुन के आएगा, यहाँ के भी एक चुन के आएगा, तो भाई 10 लाख वोटर जो है एक को चुन रहे हैं, जबकि यहाँ पर 1 लाख वोटर एक को चुन रहे हैं, ये तो वन वोट नहीं हुआ। इसीलिए डिलिमिटेशन किया जाता है कि भाई इसको हम बांट देते हैं, मान लीजिए 10 पर से 11 हो गए, तो 5.5 लाख पॉपुलेशन अगर हो जाता है तो दोनों को एक अथॉरिटी, जो वोट का पावर जो है दोनों को सेम समान है। ये पहले होता था पॉपुलेशन बेसिस पर, लेकिन जब देखा गया कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रहा है, साउथ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, तो भाई ऐसा हम करते रहे तो साउथ इंडिया में सीट्स बहुत कम बचेगी, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा सीट हो जाएगी। इसको देखते हुए क्या किया गया कि इसको स्टॉप कर दिया गया बाद में डिलिमिटेशन को, और डिलिमिटेशन चलता रहा, मतलब कि पॉपुलेशन के बेसिस पे हम नहीं करेंगे, और क्या किया जाएगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा, लेकिन स्टेट का सीट जो है वो लिमिटेड रहेगा एमपीज का। मान लीजिए कि स्टेट से, मान लीजिए बिहार से अगर कुछ सीट्स आ रहे हैं, 38 आई थिंक एमपीज का सीट्स है, तो उतना ही सीट रहेगा, लेकिन स्टेट बिहार के अंदर में हम
जो उनका बाउंड्री है, कंस्टिट्यूएंसी है, उसको हम रिड्रॉ करेंगे। मान लीजिए स्टेट में 38 ऐसे बाउंड्री बनाई गई है, तो मान लीजिए इस रीजन को ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देंगे और कुछ पॉपुलेशन दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में आ जाएगी। मतलब स्टेट को ही के अंदर अंदर ही बाउंड्री रिड्रॉ होगा, स्टेट का सीट बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा। ये अभी तक चल रहा था, लेकिन 2026 में कहा जा रहा है कि हम जो है इसको रिवाइज किया जाएगा डेली पॉपुलेशन के बेसिस पर, गवर्नमेंट करेगी। देखने की बात होगी आगे क्या होता है नहीं होता है। तो इसके अगर होता है, साउदर्न स्टेट्स को और भी खामी पहुंच सकती है, उनकी सीट्स और भी कम हो सकती है vis-a-vis नॉर्थ स्टेट्स। तो रिवेन्यू के बेसिस पे तो ऑलरेडी आप नीचे नीचे पैसा आपको कम मिल रहा है, फिर पॉलिटिकल भी आप कम पावर रहेंगे। पॉलिटिकल कम पावर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको जो है और रिवेन्यू कंसेशन या सब चीजें नहीं मिलेगी। जिसके पास पॉलिटिकल पावर होता है ऑब्वियस सी बात है उसी को रिवेन्यू कंसेशन मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, तो प्रोवाइड ग्रेटर इकोनॉमिक पावर आप स्टेट्स को दीजिए ताकि वो डायरेक्टली ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर सके और लेस डिपेंडेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट पे। इससे सेंट्रल स्टेट रिलेशन इंप्रूव करेगा। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के कंसेप्ट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसमें आप इन चीज़ों को पॉइंट्स को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। एक तो रीजन वाइज आपने बता दिया साउदर्न नॉर्दर्न, और पॉलिटिकली भी पावर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो दो आपको एक कर सकते हैं आप है ना, मेन जो रीजन है इंटर स्टेट रिलेशन खराब होने का या चीज़ों का, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि अलग अलग कमिटीज भी बनी थी, जो आपने शायद पॉलिटी में पढ़ा भी होगा। तो वेंकटचलैया कमेटी था आपका, और एक कमेटी थी, तो उसमें अलग अलग पॉलिटिकल कंसेप्ट दिया, जैसे गवर्नर का हो गया रूल, प्रेसिडेंट का रूल हो गया, ये सब चीज़ें है, गवर्नर अपॉइंटमेंट हो गया, ये अलग चीज़ें है, सेंट्रल फोर्सेज का अपॉइंटमेंट, तो वो अलग चीज़ें हैं। वो भी एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ दो पॉइंट चीज़ों को आप कंसेप्ट को पॉइंट कर सकते हैं, एक रेवेन्यू, दूसरा पॉलिटिकल पावर। ठीक। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है केस टू डिक्रिमिनलाइज सुसाइड। तो सुसाइड जो हमारे देश में अगर कहा जाए तो क्रिमिनलाइज ऑफेंस है, इसका हम देखेंगे, इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए, ये इस आर्टिकल में कहा गया है, रिपील कराया जाए। इंडिया जो है हाईएस्ट सुसाइड रेट है साउथ एशिया रीजन में देखा जाए तो इंडिया में, WHO के हिसाब से। कारण अलग अलग कारण है, डिप्रेशन, क्रॉनिक इल हेल्थ, गिल्ट, ट्रॉमा, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज जैसे हो गया, फेलियर इन एग्जाम, लॉस ऑफ लव्ड वन, ये सब अलग अलग कारण है, अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो सेक्शन 309 है आईपीसी का, वो उसमें पीनल प्रोविजन, मतलब अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो मान लीजिए फेल हो गया, अगर अटेम्प्ट किए सक्सेस हो गया तो आप तो ऐसे भी डेथ हो गई, वो फेल कर जाता है अगर, तो उस केस में जो है आपको पीनल प्रोविजन आपके आपको लाइफ आपको सजा हो सकती है कानून के अंतर्गत में। इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा और इलनेस अगर कोई सफर कर रहा है तो इसको रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, ना कि हमको पनिशमेंट देने की जरूरत है। ये पूरा एक सुसाइड के अगेंस्ट में जो एक कंसेप्ट या लोगों का जो भावना है उसका कहने का ही है कि भाई कोई सुसाइड क्यों कर रहा है, कोई उसको मेंटल एक इलनेस एक तरह से कह सकते हैं, मेंटली वो फिट नहीं है तभी वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको हमको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, ना कि हमें उसको सजा देने की जरूरत है। ठीक है, 1 साल की सजा भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। ब्रिटेन जिसने इस कानून को इंडिया में से आईपीसी में लाया था, वहाँ पे ऑलरेडी इसको इन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है 1961 में सुसाइड एक्ट के द्वारा। इंडिया अभी तक इसको रिपील नहीं कर पाई है। 1972 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में, लेकिन ये पास नहीं हो पाया उसके बाद अभी तक। अब 2 कैटेगरी ऑफ लोग हैं, एक जो सुसाइड को फेवर करते हैं, सॉरी सुसाइड डिक्रिमिनलाइजेशन को फेवर करते हैं, और दूसरे उसका पोजीशन में, किसी भी चीज़ के 2 पार्ट हो रहे हैं, एक जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको अपोज करता है। तो जो फेवर करते हैं कि हाँ इसको हटा देना चाहिए सुसाइड को, पीनल प्रोविजन को, वो क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, जो सुसाइड को कहते हैं हाँ सुसाइड पेनलाइज होना चाहिए अटेम्प्ट, वो इस केस का हवाला देते हैं ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ जो है एक नेचुरल राइट है, जो आर्टिकल 21 में है, फंडामेंटल राइट आपका पता ही होगा। आपको नहीं पता तो हमारा आर्टिकल है, इसको आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में, तो वीडियो है सॉरी। तो इसमें कहा गया बट सुसाइड जो है अननेचुरल टर्मिनेशन और एक्सिक्यूशन ऑफ लाइफ है, ऑब्वियसली बात अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है, और देयरफॉर इनकम्पेटिबल इनकंसिस्टेंट विद द कंसेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो इस राइट टू लाइफ से सही नहीं, समझ में नहीं बैठता सुसाइड का, इसीलिए इसको पनिश किया जाना चाहिए, ये लोगों का कहना है। अरुणा सनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट को सपोर्ट किया था। तो ये तो हो गया कि सुसाइड पिनलाइज क्यों करना चाहिए। दूसरा जो पक्ष है जो कहता है कि भाई सुसाइड को क्रिमिनलाइज करने की जरूरत नहीं है हमें, वो भी केस का हवाला देता है। किस केस का, मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986 का केस। इसमें जब मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था अपना कि भाई 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर फ्रीडम, जैसे कि हमारा जो
फंडामेंटल राइट्स है अलग अलग, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आपका आर्टिकल 19, तो इसमें जो कहा गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कि फ्रीडम नॉट टू स्पीक भी है, नॉट टू रिमेन साइलेंट, बोल भी सकते हैं और नहीं बोलना भी हमारा फ्रीडम है। उसी तरह एसोसिएशन का जो राइट है, फ्रीडम एसोसिएशन भी है, फ्रीडम नॉट टू ज्वाइन एसोसिएशन भी है, मतलब हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी ज्वाइन कर सकते। उसी तरह राइट टू लाइफ मतलब राइट टू लाइफ भी है, राइट नॉट टू लिव और नॉट बी फोर्स टू लिव, तो हमें कोई फोर्स नहीं कर, जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हम जिए ही। तो दोनों पक्ष होना चाहिए राइट टू लाइफ का, इसीलिए उन्होंने कहा कि 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसी चीज उसके अलावा ये भी डिफिकल्ट है भाई, चिन्ना जगेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश, पी तीनम वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, इस सब में जो है कोर्ट ने कहा था कि जो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और 21 का है एंड वाइड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, कोर्ट अलग अलग कोर्ट ने इसमें कहा था कि इसमें डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द सेम कैन बी अचीव्ड पनिशिंग दोज हु हैव मेड एनी इंडिया अटेम्प्ट्स, तो जो इन्होंने अटेम्प्ट किया उसको हम पनिश करके कैसे इस चीज को हम ठीक कर सकते हैं। ये एक मेंटल हेल्थ के एक्ट में इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया था, पार्लियामेंट 2017 में पास किया था। इसमें सेक्शन 115 में कहा था कि जो लोग मतलब मेंटली स्ट्रेस्ड हैं उनके लिए वो मतलब कि उनको shall not be tried and punished under the said law to have severe state and shall not be tried and punished under the said law, उनको हम पनिश नहीं करेंगे जो कि लोग सीवियर स्टेट्स में हैं, जिनको प्रूव होता है कि मेंटल इलनेस है, सीवियर स्ट्रेस है, वो अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि आप कैसे इसको प्रूव करेंगे कि सीवियर स्ट्रेस में है कि नहीं है। तो इसको जो है यहाँ पे लेखक का कहना, राइटर का कहना है कि भाई आपको उसको ओवरऑल जो है इसको एक्ट को रिपील कर देना चाहिए, रिपील कर दे, हटा दे इसको, क्योंकि ये जो है मेंटल इलनेस का केस है, इसको हमें रिफॉर्म करना है, रिफॉर्म करना लोगों को, ना कि उसको पनिश करना है। ठीक है, तो ये सुसाइड को लेकर के है आपका। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्मी टू गेट इंडिजिनस LUH इन दिसंबर 2022, तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये आर्मी के पास एक जरूरत है बेसिकली, उसको लेकर कहा गया कि हम जो है 2022 के अंत तक में 6 इंडिजिनस LUH जो है हमारे पास आ जाएगा। अभी जो क्या है चेतक हेलीकॉप्टर जो है LUH की कैटेगरी में आते हैं, जो इंडिया के पास है, इंडियन आर्मी के पास है, तो इसको हटा करके, इनको पुराना हो गया, एज हो चुका है इनका, इसको हटा करके हम HAL जो है नया हेलीकॉप्टर्स बनाएगा, 2020 तक आर्मी को सप्लाई किया जाएगा 6 ठो। तो ये आपका आर्मी प्रोक्योरमेंट को लेकर के है, और कैसे सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में आप इसको लिख सकते हैं। अभी जो LUH क्या होगा बेसिकली, अभी जो है चेतक और रशियन KA-226 हेलीकॉप्टर्स इस कैटेगरी में इंडिया के पास है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है सर्वे ऑन लर्निंग लॉस बाय मंथ एंड पैनल टोल्ड, तो ये जो है पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एजुकेशन जो है उन्होंने एक मीटिंग की, तो उनको बताया गया कि हम जो है सेंटर एसेस कर रहा है कि कैसे बैडली स्कूल स्टूडेंट अफेक्टेड हुए हैं कोविड-19 पेंडेमिक से, और विल कलेक्ट स्टेट सर्वेज ऑन डिजिटल एजुकेशन एक्सेस एंड लर्निंग लॉसेस। तो डिजिटली कभी देख स्कूल्स बंद है, तो डिजिटल एजुकेशन किया जा रहा है हर जगह पर कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ाएं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाए, क्लासेस बंद है। तो इसमें बहुत सारे, जैसे हमने पहले बहुत सारे एडिटोरियल आर्टिकल्स देखे हैं कि डिजिटल एजुकेशन हर बच्चे के पास एक्सेसिबल नहीं है। मोटा मोटी कारण मैं यहाँ बता देता हूँ। एक तो डिवाइसेज नहीं है आपके पास, डिवाइसेज जैसे कि आपका हो गया लैपटॉप हो गया, आपको चाहिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन चाहिए, वो नहीं है इसके कारण। दूसरा इंटरनेट पेनिट्रेशन, अगर हम देखें इंटरनेट भी चाहिए आपको ज्वाइन करने के लिए, तो रूरल एरिया में तो बहुत ही इंटरनेट पेनिट्रेशन खराब है, अर्बन एरिया में भी बहुत जगह नहीं है, या यहाँ पे है तो स्पीड की प्रॉब्लम है, स्पीड अच्छा नहीं है। तो ये 2 मेन कारण। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी हम कर सकते हैं, तीसरा कारण लिटरेसी, बहुत लोगों को चलाने ही नहीं आता है भाई, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को कैसे ऑन करे, कैसे चैनल को खोले, ऐप कैसे करे। उसके अलावा ये तो मोटा मेजर है। उसके अलावा एथिक्स आ जाता है यहाँ पर, ये हमने भी देखा था कुछ आर्टिकल्स में। एथिक्स में क्या है कि भाई डिजिटल एथिक्स आप कर सकते हैं एक तरह से, बहुत सारे ऐप जो खुल गए हैं, जिन ऐप्स जो हैं जो कि सर्टिफाइड एक तरह से नहीं है, एक्स्ट्रा डेटा लिया जा रहा है, प्राइवेसी आपका जो है वो एक्स्ट्रा डेटा वो कैप्चर कर रहे हैं, प्रिवेसी आपका हैम्पर हो रहा है, बच्चों का स्पेशली, चिल्ड्रन जो है उनको पता नहीं है भाई कौन सा डेटा है ना वो कैप्चर हो रहा है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जो है ऐप बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे अगर हम देखें ऐप मार्केट में भी आ गए हैं ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए, जस्ट लॉन्च हुए हैं, उसको जो यूज किया जा रहा है स्कूल के द्वारा, तो ये ऐप के कारण भी जो है एथिकल जो प्रॉब्लम हो रही है, प्रिवेसी कंसर्न जो है, तो ये सारा कुछ जो है डिजिटल एजुकेशन को लेकर के कुछ कंसर्न बताया, जिसको आप आंसर में लिख सकते हैं। तो इसी को जो सर्वे, स्टेट के सर्वे को किया जा रहा है, उसको जो कलेक्ट करके डेटा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट के पास कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके कारण।
पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके चेयरमैन कौन है भाई? राज्यसभा एमपी विनय सहस्त्रबुद्धे, ये इसके चेयरमैन है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स। पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, अलग कमेटी होती है अलग अलग सेक्टर्स के लिए करके, इसका हमारा डिटेल वीडियो है, 2 लेक्चर में हमने 2 वीडियो में हमने इसको पूरी तरह से डिफाइन किया है, कौन कौन कमेटी होती है, कौन कौन उसके मेंबर होते हैं, कैसे मेंबर चुनाव होता है, कितने मेंबर होते हैं, कितने राज्यसभा के मेंबर होते हैं, कितने लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इस वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक सर्वे जो किया गया 8 से 12 के क्लासेस का सेंट्रली रन स्कूल्स में लास्ट अगस्त में दिखाया गया कि 80-90% स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट ऑन मोबाइल्स रेदर देन लैपटॉप्स फॉर डिजिटल स्कूलिंग, और 30% वेर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्ट्रप्शन। तो ये भी मैंने जोड़ना भूल गया यहाँ पर, इंटरनेट तो है ही, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह पे बिजली ही नहीं है, इंटरनेट तो बाद में आएगा, बिजली ही नहीं है, तो आप लैपटॉप डेस्कटॉप कैसे चार्ज करेंगे, कैसे चलाएंगे, राउटर कैसे चलाएंगे, ये सारी चीजें, ये सारा कुछ डिजिटल एजुकेशन को लेकर के है, स्पेशली जो डिजिटल डिवाइड एक तरह से कर सकते हैं क्रिएटेड है इंडिया में, उसको लेकर के। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आपका नीड टू सपोर्ट हाउस होल्ड एसएमईज ऑन ब्रिंक। तो ये जो है सीआईआई के जो प्रेसिडेंट है टीवी नरेंद्रन, इन्होंने कुछ स्टेप्स कुछ सजेशन दिया कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है। स्मॉल कंपनी सर्वाइव नहीं हो सकता, नहीं कर पाए, लार्ज बिजनेस हो सकता सर्वाइव कर भी ले, लेकिन स्मॉल कंपनी हो सकता सर्वाइव ना कर पाए, ओके, वेज लॉसेस हैं, जॉब लॉसेस पाइल अप हो गया, डिमांड्स कम हो गया, ये सब चीजें हैं। तो हमें जो है इसको जो बेटर प्रिपेयर करने की जीएसटी टैक्स रेसेस फॉर वेस्ट अफेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स एंड अन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो जीएसटी बेसिकली गवर्नमेंट को कट करना चाहिए टेम्पोररीली जीएसटी टैक्स रेट्स को इन चीजों पर, ताकि डिमांड को हम फिर से ग्रो कर सके। इसके अलावा एफसीआरए नॉर्म्स को भी गवर्नमेंट को, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, हाँ, एफसीआरए नॉर्म्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें क्या होता है, इसको इन्होंने कहा कि आपको इसको थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है गवर्नमेंट को कुछ समय के लिए। क्यों? एफसीआरए नॉर्म्स क्या है बेसिकली, इसमें क्या है, इस नॉर्म्स के अंदर में एनजीओ को रजिस्टर करना होता है। अगर आपको फॉरेन फंडिंग आप ले रहे हैं, फॉरेन फंड्स अगर आपके पास आ रहा है, तो इसके लिए कुछ रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि भाई आपको कुछ एसबीआई के ब्रांच में अकाउंट खोलना है, एफसीआरए अकाउंट, एनजीओ को, उसके बाद उस फंड को आप यूज कर सकते हैं, फंड जो आएगा आपको तो बताना होगा कि इसमें आपको यूज करना है, उसी पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस है। इसके कारण क्या हो रहा है कि एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ जो है फंड को यूज नहीं कर पा रहे हैं, या फंड को वहां पे आ नहीं पा रहा है उनके पास इन रेगुलेशंस के कारण। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एनजीओ जो रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, कोई फूड सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहा है, मेडिकल डिवाइसेस दे रहा है, तो वो नहीं कर पा रहा है, फंड तो आ रहे हैं वहां से, या फंड नहीं भी आ पा रहे हैं ग्लोबली, और उसको यूज भी नहीं किया जा पा रहा है। इसीलिए सीआईए ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा था कि ग्लोबल एड जो आ रहा है उसको आप होल्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि अब सारे नॉर्म्स के कारण इसको आप रिलैक्स कीजिए, ताकि ग्लोबल एड जो है, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिनके लिए पर्पस है उसका, वो पहुंचाया जा सके। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी जो इंपोर्ट कर रही है, जो कि शुड बी एजेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी लेवी। तो इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं इक्विपमेंट जो डोनेशन के लिए, उसको आप जीएसटी से हटा दीजिए। इसके अलावा जरूरत क्या है, वैक्सीन सप्लाई को बढ़ाने का, इसके लिए गवर्नमेंट को जो भी करना पड़े वो किया जाए, प्रोड्यूसर्स को जहां तक हेल्प करना पड़े, जो वैक्सीन प्रोड्यूस करें जाके, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, भारत बायोटेक हो गया, इनको आप और भी सपोर्ट सहायता देने की जरूरत है, ताकि वैक्सीनेशन बढ़ सके और हम उसको ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। चौथा काम क्या है, एक आपने देखा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा एक्साइज ड्यूटी जो फ्यूल, इस सब पे आप कम कीजिए, ताकि जो है डिमांड, इन्फ्लेशन कम हो सके और डिमांड जो ग्रोथ बढ़ सके। इसके अलावा ये जो है कुछ टारगेटेड अप्रोच चाहिए कुछ सेक्टर्स के, जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है, हाई कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर जैसे हॉस्पिटलिटी हो गया, रिटेल एविएशन हो गया, जहाँ पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, तो उसको आपको ज़्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि एम्प्लॉयमेंट बचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नौकरी बची सके। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लाइन क्रेडिट लाइन फैसिलिटी दिया है, ECLGS, ये हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है, इसमें कहा गया कि आप इसको और सेक्टर्स को इसमें डालिए और इसको एक्सटेंड कीजिए। मार्च अभी तक, ये अभी क्या है, सितंबर तक के लिए ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है। इसका सीआईए का कहना है कि इसको आप मार्च अगले साल तक एक्सटेंड कीजिए, और इसका जो पैसा आपने रखा 3 लाख करोड़, इससे और इसको आप बढ़ाया जाए, इसको कॉर्पस को आप बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट हम कर सकें। ये मोटा मोटी जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंडस्ट्री की तरफ से क्या सजेशन है, उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सेंटर मूव्स बैन ऑन फ्लैश सेल्स ऑन ई कॉमर्स साइट। तो ये कल ही कमेटी गवर्नमेंट ने तरफ से बनाई है, रूल्स कुछ चेंज किए हैं।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स बैनिंग ऑल फ्लैश सेल्स, इसको लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसको पब्लिक डोमेन रखा गया, कमेंट्स मांगे गए 6 जुलाई तक, उसके बाद इस पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो कन्वेंशनल फ्लैश सेल को बैन नहीं किया, इन्होंने कहा कि प्रेडेटरी वंस, मतलब जहाँ पे कि एक कम प्राइस दे करके आप बाकी कंपटीशन को हटा रहे हैं, जो प्राइस होना चाहिए उससे भी आप कम प्राइस में आप सेल कर रहे हैं, उन चीज़ों को बैन किया जाना चाहिए। ये बहुत सारे कंपेन्स आई है और इसमें बहुत सारा मिसयूज भी हो रहा है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं ई कॉमर्स को रिवाइव करने के लिए जो चीज़ें हैं उनको करने के लिए इसमें गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आई, कम रूल्स जो है चेंज किया है। देखने वाली बात होगी इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और इसका पीडीएफ जो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ले सकते हैं, और इस चैनल से जरूर जुड़े। और बाकी वीडियो जो हमने इकोनॉमिक का हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें इकोनॉमिक हम सारे वीडियोस को, सारे टॉपिक्स को हम डील करेंगे एक एक करके, उसको आप जरूर देखें। और भी हमारा कुछ वीडियोज है, इंपॉर्टेंट वीडियोज, उसको आप जरूर देखें। उन वीडियोज को आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।